नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि के बारे में डिस्कस करने पर से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं भारतीय कृषि। सबसे फर्स्ट भारतीय कृषि में हम देखेंगे, भारतीय कृषि देश कृषि प्रधान देश है भारतीय कृषि। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है और देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। तो यहाँ आपने जाना कि आपने जो कृषि है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ से अधिकतम जो भी जनसंख्या है उसका अधिकतर भाग भारतीय कृषि में लगे हुए हैं। रोजगार अपनी कृषि आजीविका कृषि के माध्यम से कमाते हैं और जीडीपी में अपना 17.4% इस भारतीय कृषि के द्वारा ही वो कमा पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय कृषि के रूप। भारतीय कृषि के रूप में फर्स्ट आप देखेंगे, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। तो हम सबसे फर्स्ट रबी, खरीफ, जायद में जायद फसल को देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां और चारे आते हैं, जिसकी बुआई फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि फसलें आती हैं। भारतीय कृषि में जायद की फसल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब तरबूज, ककड़ियाँ ये सारी फसलें उत्पादित होता है तो ये भारतीय कृषि में बहुत ही अच्छा रोल पैदा करता है। तो जायद की फसल मुख्य रूप से हरी सब्जियां और चारे आते हैं। याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं? रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद याद रखना है। जायद की फसल मुख्य रूप से हरी सब्जियां और चारे इसमें आते हैं। यह फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है, याद रखना है, और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। खरबूजा, लौकी, तरबूज, ककड़ी, खीरा सारी सब्जियां ये सारी इसमें आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खरीफ की फसल। ऐसी फसल जिसमें ऐसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ऐसी फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि प्रमुखतः बोए जाते हैं। ये फसलें मानसून में होने वाली वर्षा पर निर्भर करती हैं, परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बोई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रबी की फसल। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ऐसी फसलें गेहूं, चना, जौ, तिलहन, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम और इसबगोल आदि प्रमुख फसलें हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और कौन कौन सी सीजन में कब कब बोई जाती हैं ये भी याद रखना है आपको। कब बोई जाती है, कब काटी जाती हैं, क्या क्या उदाहरण हैं इनके, ये याद रखना है। हमने जायद की फसल में देखा कि चारा सब्जियां ये आते हैं। खरीफ की फसलों में देखा कि मूंगफली, मूंग, उड़द इस प्रकार की दालें आती हैं। मक्का, चावल ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों में धनिया, अफीम, इसबगोल, तिलहन, चना, जौ ये इस प्रकार के फसलें रबी की फसल में बोई जाती हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये याद रखना है आपको, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से, आपको याद रखना है, बिल्कुल आते ही यहाँ से अधिकतर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारतीय कृषि में बागानी फसलें। भारतीय कृषि में बागानी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनका विशालतम बागानों में उत्पादित होता है तथा पेयजल औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, सिलिकॉन। व्यापारिक तौर पर इन फसलों का उपयोग किया जाता है। उद्यानिक फसलें ये क्या होती हैं? ये फल और सब्जियां से सम्मिलित होती हैं। फल और सब्जियां इसमें आते हैं, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय कृषि को विभिन्न प्रकार हैं। भारतीय खाद्यान्न फसलें, और खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने एवं भोजन के रूप में किया जाता है, जो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो चावल इत्यादि प्रमुख फसलें हैं। व्यापारिक फसलें एवं औद्योगिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों में किया जाता है।
व्यापारिक कार्यों में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इन्हें मुद्रा दायनी फसलें भी कहा जाता है। इनके उदाहरण क्या क्या हैं, तो याद रखना है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन इत्यादि इनके क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, याद रखना है। व्यापारिक फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ऐसी फसलें खाद्यान्न फसलें कौन सी होगी, याद रह जाएगा आपको बिल्कुल। खाद्यान्न ऐसी जिसको खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, व्यापारिक फसलें ऐसी जिसको व्यापार करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ऐसी फसलें व्यापारिक फसलें कहलाते हैं। खाने के रूप में जो फसलें प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें व्यापारिक खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का विकास अमेरिका में हुआ था और अमेरिका में इसके जनक माने जाते हैं बोर लोग। अमेरिका में शुरुआत हुई हरित क्रांति की, जनक किसे माना जाता है, बोर लोग। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सर्वाधिक यहाँ से क्वेश्चन आता है। भारत में शुरू 1966-67 में इसकी भारत में शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किन में हुई, तो चावल और गेहूं की फसल में हुई। लाभान्वित राज्य क्या है, पंजाब, हरियाणा ही लाभान्वित राज्य है। और भारत में इसके जनक कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में सन 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। याद रखना है आपको, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यह याद रखना है आपको कि यहाँ से 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है। खाद्यान्न हरित क्रांति मुख्यतः चावल और गेहूं के लिए है। भारत में जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख अन्य क्रांतियां, जिसमें नीली क्रांति। नीली क्रांति के लिए किसके लिए जानी जाती है, मत्स्य उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए और कृष्ण क्रांति पेट्रोल उत्पादन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य क्रांतियों के बारे में। लाल क्रांति टमाटर के बारे में। लाल क्रांति क्या है, टमाटर उत्पादन के लिए जानी जाती है। गुलाबी क्रांति झींगा, जो झींगा मछली रहती है उसके लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन या बागानी के लिए जानी जाती है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए जानी जाती है। और इंद्रधनुष क्रांति इन सभी क्षेत्रों में उत्पादित वृद्धि हेतु की जाती है, इंद्रधनुष क्रांति। और बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए बादामी क्रांति याद रखना है। और संचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार सेवाओं के विकास के लिए संचार क्रांति जानी जाती है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, याद रख लीजिए। नीली क्रांति किसके लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति पेट्रोल उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन बागानी के लिए। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजना के लिए। और इंद्रधनुष क्रांति याद रखना है, इंद्रधनुष क्रांति आपको याद रखना है, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये जानी जाती है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन के लिए, निर्यात के लिए। और संचार क्रांति सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार सेवाओं के विकास के लिए ये परियोजना जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे भारतीय कृषि में अन्य क्रांतियों के बारे में। राजमार्ग क्रांति, यह विश्व स्तरीय सड़कों के निर्माण के लिए, विश्व के स्तरों में विश्व स्तर में सड़कों को जोड़ने के लिए, उनके निर्माण करने के लिए राज्य राजमार्ग क्रांति का विकास हुआ है। संपर्क क्रांति, विभिन्न व्यापारिक स्थानों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए संपर्क क्रांति है। विभिन्न व्यापारिक स्थानों में संपर्क करना है, वहां पर संपर्क क्रांति का विकास किया गया है। और काली क्रांति एथेनॉल बायोडीजल उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल क्रांति है। नेक्स्ट 15 है पीली क्रांति। पीली क्रांति है सरसों और तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, सरसों एवं तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पीली क्रांति है। और श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए श्वेत क्रांति का विकास किया गया है। और गोल क्रांति किसके लिए जानी जाती है, आलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। और रजत क्रांति कपास और अंडा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह रजत क्रांति का विकास हुआ है, रजत क्रांति बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि
यह एक आदिम कृषि है, आदिम जनजातीय लोगों के द्वारा यह कृषि की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे फर्स्ट में आदिम जनजातीय लोगों द्वारा वनों को काट दिया जाता है, वहां पर समतल कर दिया जाता है भूमि को जलाकर, और वहां पर हल का प्रयोग नहीं किया जाता है और वहां पर सामान्य रूप से कृषि की जाती है। तो पहले सबसे पहले आदिम जनजातीय लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में आदिम जनजाति लोग वनों को काट देते हैं, वहां पर समतल करते हैं, वहां पर साफ सफाई करके बढ़िया अच्छे से कृषि करते हैं, उन्हें कहते हैं स्थानीय कृषि। स्थानीय कृषि कहा जाता है और यह खाद्यान्न हेतु बोई जाती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश में किस नाम से जानी जाती हैं, यह याद रखना है आपको। तो किस देश में किस नाम से जानी जाती हैं, आपको यहां से याद रखना है। भारत में इसे जूमिंग कृषि कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं। और फिलीपींस में क्या कहते हैं, कैंगिंग कहते हैं। और ब्राजील में मिल्पा कहा जाता है। मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, याद रखना है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, चेना। श्रीलंका में क्या कहा जाता है, चेना कहा जाता है। ठीक है, जायरे मसोल, जायरे में क्या कहा जाता है, मसोल। और वेनेजुएला में कानूंगो, कानूगो। ठीक है, सुडाल में न्यूगासू, और म्यांमार में टांग्या, और मेडागास्कर में टाबी। ये याद रखना है आपको। जूमिंग कृषि के अन्य नाम हैं, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय कृषि में। याद रखना है, बिल्कुल यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से कृषि के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कौन सी एकांतर या जूमिंग ट्रांस स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं, मिल्पा कहा जाता है, चेना कहा जाता है इसे। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे राजस्थान में विभिन्न नामों से वालरा, जूमिंग, इस प्रकार से नामों से जाना जाता है राजस्थान में। और भारत में जूमिंग कृषि कहा जाता है, इसे याद रखना है। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है आपको भारतीय कृषि के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत में स्थानांतरित कृषि के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम है। जैसे राजस्थान में वालरा कहा जाता है, अभी डिस्कस किया हमने, राजस्थान में क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जूमिंग कृषि को वेबर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोदू कहा जाता है। और असम में क्या कहा जाता है, इसे असम में इसे जूमिंग कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में इसे कुमारी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में कुमारी कहा जाता है। ये देख लीजिए किस प्रकार से कृषि करते हैं, समतल कर दिया जाता है किसी भाग को, वहां पर कृषि करती है, और किसी 2-4 साल बाद वो कृषि का जो भाग रहता है वह अनुपजाऊ हो जाता है और दूसरी जगह जाकर कृषि करते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय कृषि में प्रमुख कृषि संगठन। भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कृषि संगठनों की स्थापना की गई है विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्थानों पर। तो उनको जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता भी है, बिल्कुल अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम देखते हैं, फर्स्ट क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये कहाँ पर है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, दिल्ली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र संस्थान, राष्ट्रीय केंद्र संस्थान कहाँ पर है, केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला है, मनीला में है। और उष्ण कटिबंधीय अर्ध सूखे इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र एलेपो सीरिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ पर हैं, तो ये याद रखना है आपको, मैक्सिको में है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ये प्रमुख संगठन हैं जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन संगठनों की स्थापना की गई है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। भारतीय कृषि में कुछ और भी जानेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो हमें लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।